सोनाली, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको तमाम अपडेट्स देंगे। अब हम दिल्ली में जनगणना की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के पहले चरण को हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें टीमें घर घर जाकर मकानों और परिवारों से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करती है। इस बार जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होने वाली है, जिससे नागरिक अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भी भर सकेंगे। जनगणना को 2 चरणों में डिवाइड किया गया है। अब पहला चरण जो है 16 अप्रैल यानी कि आज से खत्म होगा 15 मई तक। ये पहले चरण का कार्यकाल रहने वाला है, जिसमें एनडीएमसी और साथ ही आपको बता दें कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में डेटा संग्रह किया जाएगा। इसके बाद दूसरा चरण 16 मई से 15 जून तक देखने को मिलेगा और जिसमें एमसीडी क्षेत्रों में जानकारी जुटाई जाएगी। करीब 30 दिन के दोनों चरणों में देश की सबसे बड़ी गणना प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल तरीके से पूरा किया जाएगा, यानी कि आप जा करके खुद भी ऑनलाइन अपने सारी डिटेल्स, अपनी सारी जानकारियां दे सकते हैं। 2 चरणों में ये किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत आज से हो गई है, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ये चलेगा। और अगर पहले चरण की प्रिया बात करें तो इसमें एनडीएमसी और साथ ही साथ कैंटोनमेंट क्षेत्रों में डेटा संग्रह किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में 16 मई से लेकर के 15 जून तक ये होगा, जिसमें एमसीडी के क्षेत्रों में जानकारी जुटाई जाएगी। और ये जो दोनों चरण है वो 30 दिन तक होगा और जिसमें डिजिटल तरीके से सारी डिटेल्स जो है वो लोगों की इकट्ठा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया, कार्यकाल जो है वो 30 दिन का होने वाला है। देखा जाए तो 16 मई से माफ कीजिएगा 16 अप्रैल यानी कि आज से शुरुआत हो रही है, 15 मई तक रहने वाला है। अब देखा जाए तो महीना भर चलेगा पहला चरण, दूसरा चरण की भी इस तरीके से होगी। और सोनाली, अब मुझे लगता है ना सबसे ज्यादा जो है लोगों में टेंशन ये होती है कि उनसे पूछा क्या जाएगा, जनगणना में क्या सवाल किए जाएंगे, पहले चरण में क्या सवाल होंगे और दूसरे चरण में क्या सवाल होंगे। मैं पहले चरण की बात करूँ तो पहले चरण में आपसे केवल यही चीजें पूछी जाएंगी, घर पक्का है, कच्चा है, घर कितने फ्लोर का है, ये तमाम जानकारी ली जाएगी। ना आपका नाम पूछा जाएगा, ना घर में कितने सदस्य हैं, ये जानकारी पहले चरण में नहीं ली जाएगी। अब दूसरे चरण की बात करूं तो इसमें आपकी निजी जानकारी ली जाएगी, यानी कि घर में कितने सदस्य हैं, घर का मुखिया कौन है, टोटल कितने लोग हैं, ये तमाम चीजें पूछी जाएगी कि ज्वाइंट फैमिली है, स्मॉल फैमिली है। दूसरे चरण में ओवरऑल पूछा जाएगा। पहले चरण में केवल यही पूछा जाएगा आप कितने साल से इस मकान में रहते हैं, कितने साल पुराना मकान है, किस तरीके से बना है, कच्चा मकान है, काफी मकान देखने को मिलते हैं मिट्टी से बने होते हैं तो कच्चा तो नहीं है, या इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी ली जाएगी। तो ये जनगणना रहने वाली है। ये जनगणना जो है सीधे तौर पर काफी अहम है और सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये हो जाती है, जब जनगणना होती है तो आपको अपनी सही डिटेल्स देनी है, कुछ भी नहीं छुपाना है, यानी कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं और मकान जो है कच्चा है, ये पक्का है। ये अगर आप सही जानकारी देंगे तो डाटा जो है सही एकत्रित होगा। ये सबसे अहम हो जाता है कि जो जानकारी आपकी तरफ से दी जा रही है ये बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो जनगणना हो रही है वो आपके लिए हो रही है। जो सरकार को डाटा मिलेगा उससे उनको स्पष्ट हो जाए कि कितने युवा हैं, कितने यूथ हैं और साथ ही कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं। एक स्पष्टीकरण डाटा जो है सरकार के हाथ में आ जाएगा। और अभी कितने मकान कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, किस तरीके से आगे कार्य किया जाएगा, एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। तो आप अपनी जो भी जानकारी दीजिए वो बिल्कुल सही दीजिए, कोई भी ऊपर या नीचे जानकारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल प्रिया, अब लास्ट जनगणना की बात करें तो 2011 में देखने को मिला था और उसके बाद इतने साल बीत चुके हैं। ऐसे में जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो 2011 के हिसाब से चलाई जा रही हैं, यानी कि तब कितनी जनसंख्या थी, क्या वो पूरी डिटेल्स थी उसके हिसाब से। लेकिन अब जो जनगणना 2026 में की जा रही है, अब जो आगे जो योजनाएं आएंगी सरकार की तरफ से, चाहे हम केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, तो वो इस डेटा के हिसाब से आएंगी। तो ये बेहद जरूरी है कि आप जो भी डिटेल्स दे रहे हैं अपने से जुड़ी हुई, घर से जुड़ी हुई, वो सही जानकारी दें, ताकि सरकार के पास सही डिटेल्स जाए और उसके हिसाब से चाहे वो घर को लेकर के कोई योजना बनाई जाए या फिर कोई अन्य योजना हो, वो सही योजना बनाई जाए
और सही सही लोगों तक उस योजना का लाभ भी पहुंच सके। तो 2 चरण में ये किया जाएगा और पहले चरण की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो गई है दिल्ली में, 15 मई तक ये चलने वाली है। और अगर दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण जो है वो 16 मई से 15 जून तक चलेगा। अब पहले चरण में जैसे कि प्रिया ने बताया कि घर की डिटेल्स जो है वो ली जाएंगी। अगर दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी जो निजी जानकारी है वो आपसे पूछी जाएगी कि आपकी एज क्या है, कौन कौन है आपके घर में, तो ये सारी डिटेल्स ली जाएंगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आप खुद से किसी को आप ये जानकारी दें तो आप खुद से भी ऑनलाइन जाकर के आप पूरी की पूरी जो भी जानकारी है वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल सोनाली, एक बात बहुत अच्छी है कि ये जो प्रक्रिया रहने वाली है वो डिजिटल रहने वाली है। इसमें क्या होगा, कोई भी, मेरे को जितना लगता है इसके इंसान से कोई गलती हो सकती है, हो सकता है कोई नाम गलत लिख दिया जाए। अगर डिजिटल कार्य होगा तो कोई भी ऊंच नीच नहीं होगी। तो आप जब भी अपनी जानकारी देते हैं सही देना और साथ ही आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। तो संसद में आज बड़े बदलाव की दिशा में अहम कदम उठाया जाएगा। अब क्या बदलाव उठाया जाएगा, क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। सरकार लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन, परिसीमन और केंद्र शासित क्षेत्र संशोधन विधेयक पेश करेगी। महिला आरक्षण भी इसी प्रस्ताव का हिस्सा रहने वाला है। परिसीमन को लेकर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने है। वहीं दक्षिण राज्यों ने भी अब चिंता जाहिर की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि सभी राज्यों की सीटों में समान रूप से 50% बढ़ोतरी होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। अब 3 दिन के विस्तारित सत्र में इन विधेयक पर चर्चा होगी और साथ ही साथ मतदान होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को जो 3 ड्राफ्ट बिल यानी कि मसौदा विधेयक भेजे गए हैं उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित हैं। पहले की अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ा करके अधिकतम 850 करना और दूसरे की अगर हम बात करें तो संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना। और इस विधेयक को 16 से 18 अप्रैल को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा, यानी कि आज से लेकर के 18 तक के बीच में पेश किया जाएगा। ये 3 विधेयक जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और इसी के साथ साथ डेलीगेशन बिल 2026 के हिसाब से है। अब ऐसे में आज देखने को मिलेगी और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर वो चर्चा की शुरुआत करें। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज चर्चा की शुरुआत क्या होती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के कल भी इसको लेकर के चर्चा की गई थी, बैठक की गई थी और विपक्ष इसको लेकर के रणनीति बना रहा है और विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर इस पूरे परिसीमन को लेकर के और विधेयक को लेकर के वो घेरने के मूड में है। बिल्कुल सोनाली, देखा जाए टोटल जो ये चलनी है संसद वो है 18 घंटे की चलेगी और साथ ही हम बात कर लेते हैं आज से 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक देखने को मिलेगा। मैं सीटों की बात करूं तो ये 543 जो है फिलहाल अभी सीट है। अब इसको बढ़ाकर अब सीधे तौर पर कितना कर दिया जाएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। अब बढ़ाकर जो है 850 करने की योजना बनाई जा रही है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी विपक्ष की तरफ से किस तरीके से विद्रोह किया जाता है। अभी आज जो है ये सत्र बुलाया गया है। आज करीबन 11 बजे के करीब ये सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जबकि हंगामा भी देखने को मिलेगा। और मैं बात महिला आरक्षण अधिनियम की करूँ तो आज वो भी पेश किया जाएगा। आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है और हम लगातार ये आपको जानकारी दे रहे हैं। टोटल 18 घंटे तक चलना है। आज से जो है 18 अप्रैल तक चलेगा। ये विशेष सत्र है, काफी अहम रहने वाला है। और कौन से 3 विधेयक रहने वाले हैं एक बार आप जान लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और साथ ही डेलीगेशन बिल 2026। तो सीधे तौर पर आज का दिन मुझे लगता है काफी अहम रहने वाला है। टोटल 18 घंटे। अब देखने वाली बात होगी कि सोनाली कितनी शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा होती है। सबसे अहम यही हो जाता है क्योंकि विपक्ष
हंगामा करता है, उसके बाद जो है चर्चा होती है वो स्थगित हो जाती है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि विपक्ष कितना सहयोग करता है, चर्चा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से चलती है, क्योंकि सीधे तौर पर महिला आरक्षण को लेकर भी आज चर्चा होनी है। ये 18 घंटे जो है सीधे तौर पर काफी अहम रहने वाले हैं। 16 तारीख से यानी कि आज से ही 18 तारीख तक चलेंगे, तो काफी अहम दिन रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि संसद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो चलिए प्रिया, अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। रेखा सरकार दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारने जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की मुहिम में एक कदम और आगे बढ़ाने वाली है। तो रेखा सरकार दिल्ली की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारने जा रही है और नई बसों की जो लॉन्चिंग है वो 17 अप्रैल को होनी है, यानी कि कल बसों की लॉन्चिंग की जाएगी। और इससे पहले इसी साल जनवरी में 500 और मार्च की अगर बात करें तो 300 बसों को शामिल किया जा चुका है। और इस तरह दिल्ली परिवहन विभाग इस साल करीब 800 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कर चुका है। और उसके बाद राजधानी में कुल बसों की जो संख्या है वो 6500 के आसपास हो चुकी है। बिल्कुल, और सरकार का यहाँ पर लक्ष्य सीधे तौर पर सोनाली यही है कि प्रदूषण से मुक्ति मिल सके, प्रदूषण कम हो सके, सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। और इलेक्ट्रिक बसों ने न केवल जो है प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी, बल्कि देखा जाए तो यात्रियों को भी बेहतर और आधुनिक सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार आने वाले समय में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें जोड़ेगी और साथ ही योजना बनाने पर अब कार्य कर रही है। सोनाली, देखा जाए दिल्ली सरकार का जब से रेखा सरकार राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है, अब राजधानी दिल्ली की सड़कों से पुरानी बसें बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे हम देखते थे ग्रीन बसेस चलती थी, ऑरेंज चलती थी, रेड चलती थी। अब राजधानी दिल्ली की सड़कों पे तुम देखोगी तो धीरे धीरे वो सभी बसें गायब सी होती हुई नजर आ रही है। मुझे 2011 का वक्त नजर आता है जब डबल डेकर बसें चलती थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ गई और आज वो बसें याद आती है। तो अब वही चीजें देखने को मिल रही है राजधानी दिल्ली में। अब वो पुरानी बसें धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक बसों का यहाँ पर दौर देखने को मिल रहा है और सीधा कहना मुख्यमंत्री का यही है, हम ईवी जो है बसों को इसलिए बढ़ोतरी दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण से राहत मिलेगी। और ये मुझे लगता है कि सोनाली बेहद अच्छा फैसला भी है। अगर आप, अब मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूं, अगर आप सड़क पर खड़े होगे तो हर 2 मिनट में बस की सर्विस देखने को मिलती है। अभी दिल्ली में इतनी बसें हैं, ऐसा नहीं है कि पहले जैसे देखने को मिलता था 15-15, 20-20 मिनट लोग वेट करते थे। अब ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार का सीधा फोकस है जनता को लाभ मिले और जनता आरामदायक सफर कर सके, क्योंकि अब यहाँ पे प्रदूषण से भी राहत मिलेगी और आरामदायक सफर भी राजधानी दिल्ली की जनता कर सकती है। अब सीधे तौर पर देखा जाए, जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने भी थोड़ी देर पहले बताया, अभी इसी साल के अंदर 2026 में दिल्ली सरकार ने काफी बसों को सौगात दी है और आज भी जो है कई बसों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सौगात देती हुई नजर आएंगी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनाली कब राजधानी दिल्ली में पुरानी बसें जो है बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, अब जिस तरीके से रेखा सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जो पुरानी बसें जो हैं वो बिल्कुल दिल्ली की सड़कों पर आपको नजर नहीं आएंगी और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बसें ही नजर आएंगी। आज की बात कर ले तो 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारने जा रही है सरकार। अब ऐसे में सरकार की तरफ से साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार दिल्ली को प्रदूषण फ्री बनाना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल की अगर हम बात करें तो हालात बने थे, कई ऐसे इलाके थे जहां पर AQI जो था वो 500 तक पहुंच गया था। अब ऐसे में सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो पुराने वाहन है उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों से हटाया जाए और इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो लाया जाए। अब चलिए प्रिया, इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा है। शहर में चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या 10,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 3,000 से ज्यादा हाल के महीनों में ही जुड़े हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अगर मुताबिक हम बात करें तो ये बढ़ोतरी सरकार की नीतियों और साथ ही साथ तेज अमल का नतीजा है। बिजली विभाग का इस पर कहना है कि बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल, अब देखिए, अगर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी तो उसको लेकर सरकार अब पूरी तैयारी में है।
चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। अगर बैटरी ठप होती है तो व्हीकल्स को चार्ज कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पेट्रोल पंप की बात करूं, डीजल पंप की बात करूं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखने को मिलते हैं। अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स इतने नहीं देखने को मिलते हैं, तो उसको लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है और काफी जगह पर अब वो ये चार्जिंग पॉइंट लगा दिए गए हैं। अब मैं बात करूं BSES के अनुसार 2025 और 26 में 1600 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स और साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लगा लो 1600 से ज्यादा अभी में, और अब तक BRPL और BYPL मिलकर 3400 से ज्यादा लोकेशनों पर 6500 से अधिक चार्जिंग पॉइंट और 340 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित कर चुके हैं। यानी कि अभी तो ये शुरुआत है सोनाली, क्योंकि अब दिल्ली सरकार का जो विजन है वो यही है कि पॉल्यूशन मुक्त राजधानी दिल्ली को बनाना, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। क्योंकि हर साल की मैं बात करूं तो यही देखा जाता था, सॉल्यूशन टेम्परेरी होते थे। सर्दियां आती थी, पॉल्यूशन दस्तक दे जाता था, गर्मियां आती है तो पॉल्यूशन अपना आप ही गायब हो जाता है। तो सर्दियों का ही दौर थोड़ा सा देखने को मिलता था, तो हर बार ये टेम्परेरी सॉल्यूशन देखने को मिलते थे। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही है, अब वो कितना धरातल पर नजर आएंगी, क्योंकि अभी तो चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, काफी कार्य किया गया है। 2025 और 26 के अंदर 1600 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं और अभी तो ये विजन शुरू हुआ है, यानी कि आने वाले समय में इसका और भी विस्तार देखने को मिलेगा। यानी कि आप भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों में दिल्ली सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया था कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं तो सब्सिडी आपको कम लगेगी, आपकी जो चार्जेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी आपको भी। और दिल्ली सरकार की तरफ से यही कहना है कि आप धीरे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर स्विच करना शुरू कर दीजिए। तो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज जो है सीधे तौर पर सौगात देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बसों की सौगात देंगी, इलेक्ट्रिक बसें होंगी, चार्जिंग पॉइंट्स पर भी कार्य किया जा रहा है और ये चार्जिंग पॉइंट्स आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से मुझे लगता है भी इतने चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हैं। बसों की बात की जाए, जो दिल्ली सरकार की तरफ से बसें चलाई जा रही है तो उनके स्टॉप्स होते हैं, तो वहां पर चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर कार्य शुरू हो रहा है। पर अभी जो मैं जनता की बात करूं तो उनको परेशानियां भी थोड़ी होती है, पर अभी इस पर कार्य हो रहा है, तो आने वाले समय में जितनी भी परेशानियां मुझे लगता है वो सभी समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल प्रिया, अब जिस तरीके से चार्जिंग स्टेशन अगर स्थापित किए जाएंगे तो सिर्फ बसों को इससे फायदा नहीं मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिक बस है, बल्कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं और शायद लोग यही सोच के रुक जाते हैं कि अगर लें और लेने के बाद चार्ज कहाँ करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी की हम बात करें तो वो ज़्यादा दूर तक चला करके नहीं लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अब चार्जिंग स्टेशन अगर स्थापित होंगे तो शायद जो लोग हैं और ज़्यादा जागरूक होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ वो रुख करेंगे। बिल्कुल सोनाली, अब ये बात तो हमने कर ली किस तरीके से चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी नहीं आएगा, ये जानकारी खुद दिल्ली जल बोर्ड ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि चंद्रवाल वाटर वर्कर्स 2 के पंप हाउस में HT पैनल और HT केबल पर कुछ इमरजेंसी कार्य के चलते सुबह 10 बजे से लगभग 6 घंटे तक यहां पर ये बंद रहने वाला है, जिसके चलते आपके घर पर पानी नहीं आएगा। इसी वजह से 16 अप्रैल को चंद्रवाल वाटर वर्कर से पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी और अगर सप्लाई हुआ भी तो दबाव काफी कम रहने वाला है। अब बात की जाए कि शटडाउन अवधि के दौरान निम्न इलाके रहेंगे, कौन कौन से इलाके रहने वाले हैं, कौन कौन से इलाके प्रभावित रहेंगे, एक बार देख लीजिए। सिविल लाइंस की मैं बात करूं, बात में हिंदू राव अस्पताल की करूं या आसपास के क्षेत्र कमला नगर हो गया, शक्ति नगर हो गया, और साथ ही बात करोल बाग की जाए, पहाड़गंज की जाए और NDMC क्षेत्र हो गया, पुराना एवं नया राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया, बालजीत नगर हो गया, प्रेम नगर हो गया और इंद्रपुरी तथा साथ ही आसपास के क्षेत्र जो है ये प्रभावित रहने वाले हैं। यहाँ पर पानी की सप्लाई आज सोनाली देखा जाए सीधे तौर पर कम देखने को मिलेगी, तो हाँ आपको आज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये जानकारी जो है पहले से ही जल बोर्ड की तरफ से दे दी गई है, जिससे आप अपनी व्यवस्था कर ले और आप परेशान ना हो कि आज घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो जिन इलाकों का जिक्र प्रिया ने किया, अगर उन इलाकों में आप रहते हैं तो पहले से ही पानी का इंतजाम कर ले, क्योंकि आपसे अगर देखें तो 1 घंटे का समय है, 10 बजे से अगले 6 घंटे के लिए पानी की सप्लाई जो है प्रभावित है। ऐसे में आप पानी का इंतजाम आप पहले से कर लें। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के जानकारी दी गई है और जानकारी ये है कि चंद्रावल वाटर वर्क्स 2 के
पंप हाउस में एचटी पैनल और साथ ही साथ जो एचटी केबल है वो कुछ इमरजेंसी कार्य की वजह से सुबह 10 बजे से 6 घंटे के लिए बाधित रहने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि 6 घंटे के लिए जो पानी है वो आपके घरों तक नहीं पहुंचेगा। अब इलाके कौन कौन से एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सिविल लाइंस है, हिंदूराव अस्पताल है और साथ ही हिंदूराव अस्पताल के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित रहेंगे। कमला नगर, शक्ति नगर और इन दोनों इलाके के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो प्रभावित रहने वाले हैं। करोल बाग हो गया, पहाड़गंज हो गया, एनडीएमसी क्षेत्र हो गया, पुराना एवं नया राजेंद्र नगर हो गया, पटेल नगर हो गया, बालजीत नगर हो गया, साथ ही साथ प्रेम नगर हो गया, इंद्रपुरी और इसी के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं वो प्रभावित रहेंगे। और साथ ही साथ कंटोनमेंट क्षेत्र के कुछ हिस्से जो हैं साउथ दिल्ली आदि वो भी प्रभावित रह सकते हैं। ऐसे में अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, 1 घंटे का समय है आपके पास, आप पानी का इंतजाम कर लें या फिर उसके पहले ही अपना सारा काम खत्म कर ले, वरना फिर 6 घंटे के लिए आपको ही परेशानी होगी। बिल्कुल सोनाली, और ये बेहद जरूरी हो जाता है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि हम निर्भर जो हैं जल पर हैं, जल है तो जीवन है, और एक दिन पानी नहीं आता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पानी नहीं आ रहा है, काम कैसे करें? तो ठीक है, आप अपनी व्यवस्थाएं रखिए। और ये जानकारी जल बोर्ड की तरफ से स्पष्ट तौर पर दे दी गई है कि आज जो है 6 घंटे के करीब पानी नहीं आएगा। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। ये बात तो हमने पानी को लेकर कर ली कि राजधानी दिल्ली में पानी की क्या समस्या रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के मेयर चुनाव की, जो 29 अप्रैल को होने की संभावना जताई जा रही है। राजधानी की राजनीति एक बार फिर से गर्माने वाली है, क्योंकि इस दिन सिर्फ मेयर ही नहीं बल्कि डिप्टी मेयर और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के 3 अहम मेंबर्स का चुनाव होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार बीजेपी अपने दम पर जीत हासिल कर पाएगी? सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो बीजेपी इस बार पूरी तरह आत्मविश्वास में है। मेयर चुनाव जीतने के लिए 137 वोटों की जरूरत होती है और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास फिलहाल इससे ज्यादा आंकड़ा नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी को इस बार किसी भी सहयोगी पार्टी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। अब जरा आप गेम समझते हैं, गेम क्या कुछ है वो जरा समझा दीजिए प्रिया। बिल्कुल, एमसीडी में कुल 250 निगम पार्षद हैं। इसमें से बीजेपी के पास 123 पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 100 पार्षद हैं। आप सीधे तौर पर देखा जाए तो सोनाली 123 पार्षद जो हैं बीजेपी के पास है, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जो आम आदमी पार्टी की बात की जाए वहाँ पर 100 पार्षद है, माफ कीजिएगा। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 16 पार्षद और कांग्रेस के 9 पार्षद हैं केवल। अब सिर्फ पार्षद ही नहीं, मेयर चुनाव में विधायक और सांसद भी अपना वोट डालते हैं। तो बीजेपी के 11 विधायक और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लोकसभा के 7 सांसद भी वोट करेंगे। और देखा जाए लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। आपको पता ही है 7 सीटें हैं, 7 के 7 पर बीजेपी का कब्जा है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो बीजेपी के पास कुल वोटों की संख्या पहुंच जाती है 141। जो 123 थी वो सब जोड़कर 141 तक पहुंच जाती है, जो जीत के लिए बेहद काफी है। बिल्कुल, 137 चाहिए और कुल संख्या की बात करें तो बीजेपी के पास 141 है, यानी कि बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है। ऐसे में साफ है कि इस चुनाव में बीजेपी सीधे सीधे जीत सकती है। अब चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सोनाली, अब आगे की भी अपडेट्स अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि ये बात तो हमने मेयर चुनाव को लेकर कर ली। अब देखिए 5 अप्रैल का दिन इस साल की गर्मियों में अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी दिल्ली का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आज देखा जाए सोनाली 16 अप्रैल है और गर्मी आज सुबह से ही चरम पर है। और 5 अप्रैल का दिन जो है सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है, जानकारी मिल रही है। और बात मौसम विभाग की जाए तो आने वाले दिनों में है जो मौसम है वो 41 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। सोचिए अप्रैल के महीने में ही अगर ये हाल है तो मई जून में आखिर क्या होगा। और अब अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाके आते हैं, जो यहाँ गर्मी का असर और भी ज्यादा महसूस हो रहा है। और कंक्रीट जंगल की बात की जाए और साथ ही आपको बता दें कि परेशानी का सामना सीधे तौर पर अब जनता को करना पड़ रहा है।
बिल्कुल, तापमान की स्थिति की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में फर्क देखा गया है। रीज इलाका सबसे ज्यादा गर्म रहा, जहां पर तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंगेशपुरी में तापमान जो है, रात के तापमान की बात करें तो 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसका मतलब साफ है कि दिन हो या फिर रात, लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश देखने को मिली थी, अब आने वाले दिनों में बारिश देखने को नहीं मिलेगी। लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। और आपको बता दें कि 5 अप्रैल की बात सहयोगी ने की, लेकिन कल की अगर बात करें यानी कि 15 अप्रैल की बात करें तो कल का दिन भी जो था वो सबसे ज्यादा गर्म दर्ज किया गया है अप्रैल के महीने में। तो इसी के साथ हम खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की, क्योंकि तेल की कंपनियां अब हर दिन तेल का दाम तय करती हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बदलाव क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो चलिए दिल्ली में कितना दाम है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.77 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की बात करें तो 87.67 प्रति लीटर के हिसाब से, और सीएनजी की बात करें तो 77.09 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो 95.36 पर लीटर, और साथ ही डीजल 88.09 पर लीटर, और सीएनजी की बात की जाए तो 82.12 पर केजी। तो ये दाम रहे आपके टीवी स्क्रीन पर पेट्रोल डीजल की। अब बात करते हैं सोने चांदी की। आपको बता दें कि सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ते और घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे आज क्या है, क्या कुछ भाव रहने वाला है। सोने के भाव की बात की जाए प्रति 10 ग्राम में तो ये 1,55,510 प्रति 10 ग्राम रहने वाला है। और चांदी के भाव सोनाली बता दीजिए। चांदी के भाव की अगर बात करें तो ये है 2,57,000 प्रति किलो के हिसाब से। तो सोने चांदी के दाम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए लगातार इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अगर शादी है घर में तो आप खरीदारी कर सकते हैं।